नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 4 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को, कैसे प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, भौतिक परिवर्तनों में ये क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारा सही हो जाएगा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। जो नीचे हैं उसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो कागज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज जब एक बार जल जाता है दोबारा उसको हम कागज, उस जो राख बचती है उस राख को हम दोबारा कागज नहीं बना पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं हमको। पहला देखते हैं, गर्म करने पर लोहे का लाल होना कैसा परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि लोहा लाल होगा लेकिन जैसे ही ठंडा होगा वो फिर से अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा। फिर अगला देखिए, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के क्या होते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। अगला देखिए, बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर देखिए अगला, चीनी गर्म करना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि चीनी गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वो चीनी को जब हम आग पे रखते हैं तो चीनी जल के एकदम काला सा हो जाता है, वो मतलब काले रंग का हो जाता है एकदम। ठीक है, उसको हम दोबारा फिर चीनी में परिवर्तित नहीं कर पाते, इसलिए वो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। अगला देखते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। तो जिन परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही गलत का निशान लगाना है। देखिए पहला देखते हैं तीसरे का, फल को चाकू के फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। सही बात है, चाकू और फल के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है, तभी तो फल कटता है। अगला देखिए, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये भी सही है, कोई कारण होता है तभी कोई परिवर्तन होता है। अगला देखिए, चावल का पकना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, गलत। चावल का पकना यानी चावल को जब हम पकाते हैं तो कैसा परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला देखिए, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, गलत। मोमबत्ती का जलना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, एकदम सही, कागज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ये 4 चीज़ें हमको दी हैं, इनमें से पूछा है कौन कौन सी भौतिक परिवर्तन है, कौन कौन सी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना, ये भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में कोयले का जलना, भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। और भौतिक परिवर्तन में हमारा क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना और जल में शक्कर को घोलना। ये पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ बाकी छूट गया है। तो जल में शक्कर को घोलना ये हमारा किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का पहला देखिए, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर देखिए इसका, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है और तथा क्यों। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों। इसका उत्तर देखिए, कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि
एक बार आम पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता, यानी उसको अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इसलिए आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः यानी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे और गंधक के चूड़ को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूड़ को उसके मूल रूप से पृथक किया जा सकता है। अथवा इस मिश्रण को पानी में डालकर लोहे का चूड़ तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार भी हम इसको अलग कर सकते हैं। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः या पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है या अस्थायी होता है। ये देखिए, यहाँ पे नया पदार्थ बनता है, यहाँ पे अस्थायी लिख गया। अस्थायी का मतलब ये एक तरह से मान लीजिए अस्थायी होता है। ठीक है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी अस्थायी का मतलब उन्हें हम पुरानी अवस्था में फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तनों को हम पूर्व अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। नया पदार्थ बनता है और अस्थायी होते हैं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। जैसे कि लोहे और गंधक के चूड़ से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है, उसे पुनः लौह चूड़ या गंधक के चूड़ उससे पुनः लौह चूड़ या गंधक का चूड़ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं कर पाता और पानी में डालने पर ये समस्त पदार्थ डूब जाएगा, यानी इसमें गंधक जो मिला है वो इस तरह से नया पदार्थ बन जाता है कि वो दोनों पदार्थ अलग नहीं होते, यानी ये अस्थायी रूप ले लेता है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये अस्थायी परिवर्तन होता है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। इसका उत्तर देखिए, ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन, पहला देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg+O, ये क्या होता है, MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर MgO+H2O, ये क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये दोनों कैसे हैं, ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन हैं। अगला देखिए, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे। देखिए इसका उत्तर, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि, फिटकरी, इसमें हम देखते हैं फिटकरी को कैसे फिटकरी का हम तैयार करेंगे। तो फिटकरी का 2 चम्मच चूड़ लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएंगे, उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें एक छोटी साखी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे, ठीक, लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ देंगे, यानी जो विलयन हमने तैयार किया है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा धागे से बांध के लटका देंगे आधे कप में जो डूबा हुआ हो। ठीक है। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा टुकड़ा क्या हो गया, एक क्रिस्टल बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमने के बाद दही प्राप्त होती है। दूध के जमने के बाद दही मिलती है हमें। वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। फिर दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता,
दूध का दही में परिवर्तन अस्थायी होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो दही है, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, अभी ऊपर हमने देखा फिटकरी के क्रिस्टल, अब कॉपर सल्फेट के। देखिए इसका उत्तर, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें, ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन के उपरांत बाद हम उसे देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जो क्रिस्टलीकरण हम करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हम देखते हैं पहले। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, ठीक, और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल, नींबू का रस क्या है, एक अम्लीय होता है, और खाने का सोडा प्रतिक्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, नींबू अम्लीय नेचर का होता है ना, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और खाने का सोडा, तो इसको हम जब मिलाते हैं तो खाने का सोडा हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो मिलाने पे कोई पदार्थ बनता है। वो क्या होता है, हम रिएक्शन में देखते हैं। जो समीकरण है देखिए, यह है नींबू का रस यानी साइट्रिक एसिड H3C6H5O7, ठीक। खाने का सोडा यानी क्षार NaHCO3, इसका जब क्रिया होता है, रिएक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और लवण बनता है। क्योंकि क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो लवण बनता ही बनता है, साथ में जल भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सारे अभ्यास प्रश्न हल हो चुके हैं। ये इस वीडियो का एंड था। गॉड ब्लेस यू।